आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज़्यादातर का एड्रेस बंगाल का है। और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही हैं और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या का बन गया है और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये पूरा और दुनिया का देश लगा हुआ है, इनके अत्याचार को देख रहा है। रास्ता निकलेगा, कोई बहुत दिन नहीं लगेगा। गिरिराज सिंह इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में ज्यादा हो रहा है और ये ममता सरकार के बढ़ावे पर हो रहा है। खैर, ये राजनीतिक बातें हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें हैं जहां पर अवैध तरीके से बसे हुए बांग्लादेशियों को लेकर जानकारी और अब खुलासे कई बड़े हो रहे हैं। वीएन झा सर, कामकाज के लिए आना या गरीब थे या फिर वहां गुजर बसर नहीं हो रही थी, ये आना, ये सिर्फ एक पिक्चर है जो दिखाई जा रही है, मजबूरी के तौर पर दिखाई जा रही है, लेकिन असल में हकीकत कुछ और है। एक तरफ तो बांग्लादेश में जहां पर जानबूझकर अल्पसंख्यकों को शिकार बनाया जा रहा है, खासतौर से हिंदुओं पर हमला हो रहा है, और ये भी जानबूझकर ही होगा जब हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए साजिश रची जा रही है और गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाना, अवैध तरीके से रहना और फिर अलग अलग साजिशों में शामिल होना। रचना जी, ये जो समस्या का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इसके ऊपर में कल ही एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। एक मैगजीन है जो गवर्नमेंट की जो नीति है उसके थोड़ी सी खिलाफ है, काउंटर व्यूज प्रतिमत इसका नाम है। उसमें एक आर्टिकल छपी है, नकली आधार आधारित समस्याएं और उसका समाधान। इसमें हर वो चीज का जिक्र है जो कि बांग्लादेशी जो अवैध घुसपैठियों को हम लोग बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जी भी पार्लियामेंट में इसकी कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं और आज के दिन में वहां पे झारखंड में एक कमेटी बनी है, कमेटी जो कि इसके ऊपर में चर्चा कर रही है। आप ऑन एयर हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए खुद को, तब आप कुछ बात कीजिएगा। यहाँ वीएन झा सर अपनी बात कह रहे हैं। जी सर। जी, तो ये जो लिंक चल रहा है इसमें आपको हर उस जो समस्या है, बांग्लादेशी समस्या, उसका आपको जिक्र मिलेगा। आज के दिन में हमें याद रखना है कि बांग्लादेश में जो प्रोमिनेंट टेररिस्ट ग्रुप हैं जो भारत में उत्पात मचाना चाहते हैं, या जो भारतीय जो टेररिस्ट लिंक्स हैं उसके साथ मिलके एक स्लीपर सेल कह लीजिए या एक ऐसा समूह बनाना चाहते हैं जो कि उनके इशारे पे कल को यहाँ पे किसी भी तरह का उत्पात जा सके। उसमें सबसे प्रोमिनेंट है जमातुल मुजाहिदीन, दूसरा है हिफाजते इस्लाम, हिजबुल तहरीर, जमाते इस्लामी, अल कायदा के लिंक जो अंसारुल्लाह ग्रुप जो थे उसके लिंक हैं, हुजबी जिसको हम जानते हैं हरकत उल जिहाद बांग्लादेश, ये है। और इसके अलावे अरक्कन एरिया से जो रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है, वो रोहिंग्या सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रोहिंग्या पेट्रियोटिक फ्रंट है, मतलब इस तरह के लगभग 1 दर्जन जिहादी ग्रुप जो हैं वो बांग्लादेश में आज के दिन में एक्टिव हो गए हैं। जब तक अवामी का वहां पे रूल था तो ये दबे हुए थे, लेकिन एक्टिव थे, किसी न किसी तरह से एक्टिव थे। लोगों को वहां से वो इंडिया भेज रहे थे। और जब से ये अवामी पार्टी का वहां पे पट्टापलट कर दिया गया है, तो बीएनपी या ये सारे जो जिहादी ग्रुप हैं ये काफी एक्टिव हो गए हैं और इनको आज के दिन में संचालित करने वाला आईएसआई पाकिस्तान के जो आका है वो इनको संचालित करते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कितनी बड़ी समस्या है। हम तो अभी बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में तो सिर्फ मुट्ठी भर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। आप अनुमान लगाइए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ममता बनर्जी चुपचाप कान में तेल डाल के सोई हुई हैं। वहां पे बहुत बड़ी समस्या है जिसकी चर्चा गिरिराज सिंह जी बार बार कर रहे हैं। झारखंड में इन बांग्लादेशियों की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आप देखिए, ये एक तरह से पूरे के पूरे जो टेरिटरी हैं, चाहे बांग्लादेश का हो चाहे झारखंड का हो, पहले ही असम का बहुत बड़ा एरिया उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। तो ये एक अधिग्रहण का तरीका चल रहा है और उसके नाम पे कल को अगर आईएसआई चाहे तो इन सारे जो ग्रुप हैं, जितने लोगों को उन्होंने यहाँ पे भेजा हुआ है रैकेट के तहत, इसको वो एक्टिविटी यहाँ पे पहुंचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इन सबों के अलावे अब जो दिल्ली में जो छोटा सा एक ये
एक टीम बनी है, ये आपको इतनी आसानी से ये वहां के डॉक्यूमेंट बना देते हैं। के बाद इनका क्या होता है, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जो 4 जब बन जाते हैं तो उसके बाद चाहे वो एनआरसी हो या कहीं पे भी इसका नाम डालना बड़ा आसान हो जाता है। और यही चीज असम में हुआ था। असम में जितने सारे ये अवैध घुसपैठिए थे, कार्ड बना के दे दिया गया। वो कार्ड तो चाहे जो भी हमारे मुस्लिम वोट बैंक के पॉलिटिशियंस हैं या उनकी पार्टियां हैं, वो बनवा के देती है। किसी का दाम 25 रुपया और 10 रुपया, मतलब वीएन झा सर, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। आपने डॉक्यूमेंट्स का भी जिक्र किया, आपने किस तरीके से अवैध तरीके से ये बांग्लादेशी हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं। और हैरानी की बात शिवदान सर ये है कि ये 1-2 साल की चीजें नहीं, कई साल से ये लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। इस बीच अगर बात अलग अलग साजिशों के साथ हो रही है, साजिशों की हो रही है, और बात सेक्स रैकेट में वहां की लड़कियों के जाने की हो रही है, क्योंकि हनी ट्रैप के भी कई केस हम सुनते हैं, क्या इसे उस एंगल से भी देखा जाए कि यहाँ से कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकलवानी हो, कुछ ज़रूरी दस्तावेज लेने हो, इसीलिए भी साजिशन ऐसा हुआ हो? देखिए, मैं इस बात पर एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की आईएसआई भारत के विरुद्ध एक सुनियोजित परोक्ष युद्ध चला रही है, जिसके तहत वो अपने लोगों को भारत में प्रवेश करा करके और भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाना, भारत के अंदर अवैध गतिविधि चलवाना, और इस प्रकार से भारत की सरकार को ये एक बात दिखाना कि उनकी कितनी स्ट्रेंथ है। मैं इसमें एक बात कहता हूं, सब बोल रहे हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुस रहे हैं, मगर मैं ये बताना चाहता हूं किस कारण से घुस रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो सीमा है, जो बांग्लादेश से लगती है, 3800 किलोमीटर सीमा, इसमें ज्यादातर सीमा के तार लगे हुए हैं, कटीले तार, जिनसे कोई अंदर घुस नहीं सकता। केवल कुछ स्थान हैं जहां पर नदी है या कोई जंगल है या कोई इस तरह का है, वहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बॉर्डर की जिम्मेदारी हमारी सीमा सुरक्षा बल को है। और सीमा सुरक्षा बल 1971 से आज तक क्या एक्टिविटी कर रहा था जिसके कारण ये बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर गए? क्यों नहीं उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज किया? और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो प्लेसेस जिनमें तार नहीं लगे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों नहीं लगाए गए? क्योंकि हमने हमारी जो आर्मी की जो सीमाएं हैं, हमने, हालांकि हमारे ट्रूप्स वहां पर इतने चौकस हैं, मगर फिर भी हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके कारण कोई भी घुसपैठिया भारत में घुसता है पाकिस्तान बॉर्डर से तो हमें फौरन पता लगता है और हम उसको ट्रेस करते हैं। तो ये केंद्र सरकार की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक आसाम बीएसएफ के कितने ऑफिशियल्स को अब तक उनके खिलाफ एक्टिविटी हुई है इस तरह की इनवैलिड एंट्री कराने के लिए। तो जब तक हम सख्ती नहीं बरतेंगे अपने सुरक्षा बलों के साथ में और अपने डिवाइसेस को इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक ये सारे के सारे लोग बांग्लादेश से भारत में घुसते रहेंगे। यहां तक सुनने में आया है कि ये प्रॉपर रैकेट है जिसके द्वारा सीमाओं पर इनके कमीशन बने हुए हैं, जिनके द्वारा ये भारत में प्रवेश करते हैं और उसके बाद ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। अभी इलेक्शन हुआ था झारखंड में, वहां पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर जो बंगाल के रास्ते से झारखंड में घुसे थे, 9 जिलों में बांग्लादेश के मेजोरिटी है झारखंड में, जिन्होंने वहां के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है। तो इस तरह से हमें इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना करके जो भी हमारी एजेंसीज सीमाओं पर इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमारे आर्मी में जब भी कोई फेलियर होती है उसके खिलाफ एक्शन होता है, प्रॉपर कोर्ट मार्शल कार्रवाई की जाती है। ऐसा ही एक्टिविटी जब तक नहीं होगी तब तक ये तरह की जैसे मैंने कहा कि आज की घटना नहीं, ये कई साल पुरानी घटनाएं हैं। कई बार तो लोग कह रहे हैं दशकों से, कई बार तो लोग कह रहे हैं हम दशकों से रह रहे हैं। यूके देवनाथ सर, क्या आपको भी लगता है कि कोई ऐसी डिवाइस में इंप्रूव करने की जरूरत है? और साथ ही साथ ये सवाल भी कि आखिर कैसे सीमाएं पार कर रहे हैं ये अवैध बांग्लादेशी? जी हाँ, जैसे बताया गया 4000 किलोमीटर सीमा है, उसमें कम से कम
380 से ज्यादा बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। हाँ। ज्यादातर बॉर्डर पर फेंसिंग कर दी गई है, लेकिन कई जगह जहां घने जंगल हैं बांग्लादेश बॉर्डर के साथ या नदियां हैं, वहां पर फेंसिंग का काम अभी भी चल रहा है। हाँ, गुंजाइश है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टिंग डिवाइसेस को लगाने की गुंजाइश है। सिस्मिक डिटेक्टर मिलते हैं जो कि जमीन में अगर कोई हरकत होती है तो उसका कंपन जो है कमांड पोस्ट तक भेज देते हैं। इसी तरह से एक्रोस्टिक डिवाइसेस हैं जो कि बॉर्डर पे अगर लगाए जाएं और रात के समय कोई सरसराहट हो, आवाज हो, तो वो कमांड पोस्ट तक आवाज पहुंचा देते हैं कि फलाने जगह पे रात के समय पर एक अननेचुरल आवाज हो रही है। इंफ्रारेड सेंसिंग डिवाइसेस कई जगह लगाए गए हैं जो कि रात के समय में भी देख सकते हैं कि कोई इलीगल मूवमेंट हो रही कि नहीं। लेकिन 4000 किलोमीटर बॉर्डर पर ऐसे लगाना बहुत मुश्किल है। हमारे बीएसएफ के जवान वहां बड़ी मुस्तैदी से दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं। होता यह है कि बीएसएफ के जो दो पोस्ट हैं उनके बीच में हमेशा एक गैप होता है। एक बीएसएफ, क्योंकि मैन पावर नेचुरली आप लाखों की संख्या में बीएसएफ पोस्ट करें, फिर भी 4000 किलोमीटर में दो पोस्ट के बीच में 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर का गैप हो जाता है। जो वहां जो एजेंट लोग हैं उनको मालूम है कि बीएसएफ की पेट्रोल पार्टी समझिए रात के 2 बजे गई है गश्त के लिए, तो अभी सुबह 4 बजे तक वो गश्त से वापस नहीं आएंगे। तो उनको 2 घंटे का जो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसके एक आकलन रहता है, वो उसी वक्त लोगों को स्मगल करके भारत में ले आते हैं। बीएसएफ को जो जिम्मेवारी दी गई है, बहुत ही सिंसियरिटी करते हैं। एक बीएसएफ का जवान जो कि 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे ड्यूटी करना चाहिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब खबर आती है, अलर्ट हो जाता है डिक्लेयर, तो वो 12 घंटे की ड्यूटी नहीं, वो 18 घंटे 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। तो मुस्तैदी से लोग वहां पर हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो सीआरपीएफ की एडिशनल टुकड़ियों को भी सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके अलावा स्टेट पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आसाम पुलिस है, त्रिपुरा पुलिस है, वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है, उनकी जो एलआईयूज हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देखिए दिक्कत क्या आ रही है, मैं आपको, जैसे अभी 20 दिन पहले खबर है कि 11 बांग्लादेशी को बीएसएफ ने डिटेन किया और उनको वापस बांग्लादेश में भेज दिया। अब दिल्ली में बैठे हुए हम सोचते हैं कि ये सारे मुस्लिम हैं, नहीं, ये 11 के 11 हिंदू थे। आप अगर उनका नाम देखेंगे तो वो 11 के 11 हिंदू बांग्लादेशी थे जो कि भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो अलग अलग 2 या 3 परिवारों से बिलोंग कर रहे थे। वहां प्रताड़ना की वजह से वहां पे उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उससे भागने की कोशिश करके बांग्लादेश से इंडिया ने, तो हिंदुओं को भी बीएसएफ डिटेन करके वापस भेज रही है। हाँ, क्योंकि गलत तरीके से रह रहे हैं, और गलत तरीके से रहना और लंबे वक्त से यहाँ पर रहना, ऐसे में सवाल उन रैकेट्स को लेकर भी उठ रहा है अनुज माथुर सर, जो इनकी मदद कर रहे हैं। अलग अलग रास्तों से इन्हें लाना, इनके डॉक्यूमेंट बनवा देना, लाते ही इन्हें यहाँ पर सेटल कर देना, उन रैकेट्स को भी तो अच्छे से ढूंढने की जरूरत है, उन पर भी तो शिकंजा कसने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे घर में लाइट चली गई थी, उसकी वजह से मेरे को मोबाइल पर शिफ्ट होना पड़ा जी। पहली बात तो मैं, देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सुरक्षा, जो हमारी एजेंसीज हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। मैं जानता समझता हूं कि उत्तरदायित्व कहीं ना कहीं आप इसको, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी पड़ेगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये बीएसएफ की कमजोरी की वजह से हो रहा है। प्लीज, ये मेरा ये मानना है कि दर्शकों को ये पता पड़ना चाहिए कि बीएसएफ एक बहुत शानदार फोर्स है और बेहतरीन तरीके से। इनफैक्ट आज ही मैंने बहुत सी तस्वीरें ऐसी देखी जहां पर -40 डिग्री में भी जो सेना के जवान हैं वो कैसे बर्फबारी में भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बिना रुके बिना। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी सही, मेरे हिसाब से सही तरीके से काम कर रही हैं। अब हमें प्रश्न ये है, हमको ये देखना है, देखिए, कि उसके बावजूद इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा नेक्सस बना हुआ है। उसका हमको उसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। और उन लोगों को जब तक, दर्शना ये मेरी बात माने, सुने आप, जब तक इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, जब तक इसको यहां आने के बाद, जब तक इनको सही प्रकार से उस एंगल को अलग करके इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप ये बताएं कि उन्होंने 11 आदमी डिपोर्ट कर दिए, 11 हिंदू थे, लेकिन 11 लाख बांग्लादेशी जम्मू कश्मीर से लेकर के हैदराबाद तक फैले हुए हैं, उनका क्या? तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन, ये जो घुसपैठ का है, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये घुसपैठ सालों से चली आ रही है।
और सब घुसपैठ क्यों हो रही है? क्योंकि उनको वो भारत में ला करके फंसा करके तैयार करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए, उनको स्लीपर सेल्स बनाया जाता है, उनसे इंटेलिजेंस कलेक्ट करवाई जाती है, और ये बहुत बड़ा रैकेट है जिसके पीछे मास्टरमाइंड मेरा मानना है आईएसआई है। और उनका पूरा काम यही है कि किसी न किसी भी प्रकार से यहाँ पर भारत में कोई ना कोई गलत कार्रवाई करवाई जाए। रचना, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके साथ ही कहा था मैंने कि पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर या खालिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का रियल एजेंडा भारत को कमजोर करना है, और भारत को कमजोर करने के लिए जो भी जिस प्रकार की हरकतें हो सकती हैं वो उसमें इंडल्ज हैं, और वो अभी से नहीं है, सालों से इस बात को, इस चीज को वहां पर कर रहे हैं, और शायद यही वजह है